गुड इवनिंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस में आपके अपने ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए बच्चों, जैसे कि आप लोग हमारे सारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बच्चे कर भी चुके हैं और करते ही जा रहे हैं। तो आप लोगों को आज तक जो मैंने क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाया है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसका एक रिव्यू भी दूंगा, ताकि बच्चे आप जब इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से हमारे वीडियो जो चैनल पर हमारे चैनल पर दिया गया उनको देखेंगे तो शायद जो आगे आने वाली चीजें जो हम बताने वाले हैं उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक आपको बता दिया है। बच्चों, ये जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने वो सारे के सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है। सारे बच्चे उसको देख करके एंजॉय करेंगे, सीखेंगे और आगे के टॉपिक को समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। मैंने शुरू किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को जानने के बाद बच्चों किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट बाय वेट, जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज मास बाय मास भी। यहां देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। उसके बाद मैंने बताया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या इसी को कहते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तीसरा जो कंसंट्रेशन का टर्म बताया था वो था परसेंटेज वी बाय वी। अब इस तीनों को समझने के बाद मैंने एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताई थी बच्चों कि इन सभी का एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्सन कैसे करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण था। वो इंटर कन्वर्सन में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज मास बाय मास से आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसी तरह से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे परसेंटेज मास बाय मास। तो बच्चों, ये जो था बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए था और आपने इसको देखा भी। जो हमारे नए बच्चे हैं जो अभी सब्सक्राइब किए हैं, इस एक हफ्ते के अंदर उन सारे बच्चों से मेरी ओर से एक अपील है कि आप हमारे एक एक वीडियो को जरूर देखते रहेंगे सॉल्यूशन का, ताकि आप आगे आने वाले सॉल्यूशन का जो भी चैप्टर होगा, जो भी टॉपिक होगा, वो आपको समझ में आसानी से आए और सारी चीजें आप उसको सीखते जाए। उसके बाद बच्चों मैंने काम किया था वो था आपको मोलालिटी पर। उसके बाद किस पर काम किया था? ध्यान से देखेंगे। हमने उसके बाद काम किया था मोलालिटी पर। ध्यान से देखना है इसको। मैंने काम किया था मोलालिटी पर, ठीक है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको आते भी हैं कि कंसंट्रेशन का कौन सा एक्सप्रेशन का मेथड है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों, वो जो है वो आपका ये मोलालिटी है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर पर आपको डिपेंड नहीं करता है। कारण मैंने क्या बताया था? क्योंकि जब आप मोलालिटी निकालते हैं तो उस वक्त आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट में। तो यहां पर मास जो सॉल्वेंट का है ये आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी बच्चों इसके आते भी हैं। तो इसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी हमने देखा था कि इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट लेंगे, परसेंटेज मास बाय मास को से कैसे हम लोग मोलालिटी तक निकाल लेंगे। मतलब इन सारे तीन चीज जो यहां पर दिया गया है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इससे आप मोलालिटी कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया। और मोलालिटी को उन सारे चीजों में परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो आपको लास्ट वीडियोस, अभी जो वीडियो बनाएंगे उससे पहले जस्ट पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने बताया आपको कि ये बेटा मोलारिटी क्या होता है, ये मोलारिटी क्या होता है। और इस मोलारिटी मैंने दो पार्ट्स बताए थे आपको। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला की चर्चा की थी M1V1 = M2V2, ठीक है। ये लास्ट वीडियोस को जब देखेंगे तो जबरदस्त ढंग से आप उसको समझेंगे और आपको मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्या था? इसी मोलारिटी से संबंधित एक प्रश्न और आया था, एक क्वेश्चंस और आए थे। वो क्वेश्चन था कि अगर हम दो सेम नेचर का, बच्चों ये नेचर की जब हम लोग बात करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में जो आपके मटेरियल हैं, जो सब्सटेंस हैं, उसके 3 नेचर्स ही पाए जाते हैं।
वो थ्री नेचर्स क्या क्या हैं भाई? या तो वो एसिडिक नेचर का होगा, या तो वो बेसिक नेचर का होगा, या तो वो सॉल्टी नेचर का होगा। बातें समझ में आ रही है? तो हम कह रहे हैं यहां पर मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग किसका? टू सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दो समान टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसके मिक्सिंग करने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा, मतलब दो समान टाइप का मतलब समझ आइए कि मेरे एक हैंड में H2SO4 का सॉल्यूशन है और दूसरे हैंड में HCl का सॉल्यूशन है, और दोनों जो सॉल्यूशन है दोनों का नेचर यहां समान है क्योंकि दोनों आपका एसिड है। जब इस दोनों सॉल्यूशन को मिला देंगे तो उसके बाद जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा बच्चों, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखेंगे। M इक्वल टू, मैंने एक प्रश्न बताया था यहां पर, M इक्वल टू क्या बताया था बेटा? M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, जो कि आपको अभी वाले जो वीडियो है उससे लास्ट वाले वीडियो में जब आप उसे देखेंगे तो अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर बच्चों, जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जो कंसंट्रेशन का जो टर्म्स हम आपको बताने जा रहे हैं, उस कंसंट्रेशन टर्म में मेरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है आपका नॉर्मलिटी। क्या है? नॉर्मलिटी। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक नए कंसंट्रेशन के टर्म्स का जिसका नाम है नॉर्मलिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन का मेथड है, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में नॉर्मल भी कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मलिटी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे बच्चों। अभी तक जो हम मोलालिटी पढ़े उसमें हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन किया इंटायर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट के मास में। मोलालिटी में क्या था? सॉल्वेंट के मास में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। मोलालिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो इंटायर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट है उसके बारे में किया था। बच्चों समझ में आ रही बातें? लेकिन अब जो करने वाले हैं नॉर्मलिटी में एक नए टर्म और एक नए शब्द के साथ नॉर्मलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। तो नॉर्मलिटी क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बच्चों ये उसी तरह से होता है जैसे हम किसी भी मटेरियल का नंबर ऑफ मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से किसी भी मटेरियल का एक और शब्द इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं उसका हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये नए टाइप का जिन्न आपके सामने में आया और इसी जिन्न के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो डिफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि नॉर्मलिटी होता क्या है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहां जो सॉल्यूट की बात करेंगे, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बात नहीं करेंगे, यहां सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये रेस्ट बात जो दिखाई दे रही है, ये 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने देखा होगा। मैंने मोलरिटी में भी सॉल्यूशन का 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल का सॉल्यूट का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां जो है नॉर्मलिटी में हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की चर्चा करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो इस डेफिनेशन को किस तरह से समझा जाए कि किसी भी सॉल्यूशन के 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही उस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी कहलाएगा। तो अब ये एक नई शब्द मैंने कहा था कि बेटा यहां पे एक नया शब्द आया आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये बहुत बड़ा चर्चा इस पर करते हुए हम लोग चलेंगे आगे की तरफ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस होता क्या है। बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो किसी भी सब्सटेंस का होगा उसको हम लोग ने सिंबलाइज कर दिया यहां पर NEQ से। जैसे नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोग लिखते थे N, तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैंने शब्द जो चिन्ह इस्तेमाल किया है, जो सिंबल इस्तेमाल किया है, वो NEQ। कहीं पर भी अगर NEQ लिखा रहे, ये वाला NEQ, तो आपको समझ जाना है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। तो वो जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे तो क्या करते थे? गिवन मास बाय सब्सटेंस का मोलर मास लेते थे। तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो सब्सटेंस के गिवन मास को उसके GeWT से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये GeWT क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैंने यहां पर पूरा का पूरा इसका फॉर्म लिख दिया, फुल फॉर्म।
इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, GEWT मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। और m जो है यहां पर, ये m आपका यहां पर क्या है, गिवन मास है। मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, गिवन मास बाय मोलर मास करते थे। बस यह एक थोड़ा सा चेंज करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास को ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। बातें समझ में आ रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, अभिनंदन जी, आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या शकुंतलम जी, आपको अभी समझ में आ गया? रविश कुमार, यस, शशांक कुमार, थैंक यू सो मच, बातें समझ में आ रही बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब आगे लेकर के इसको हम लोग चलने वाले हैं और उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बेटा कि दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है कि सर यहां तक तो समझ में आ गया सर हमको, ये तो हम समझ गए कि आपने कहा जैसे मोल में गिवन मास लेते हैं वैसे यहां भी गिवन मास ले लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते समय। लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है, मोलर मास तो चलिए सर हमको याद रहता है कि H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा, सर हम निकाल चुके हैं, कई बार हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन ये सब ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैंने देखिए आपको कुछ चीजें बताई है, ध्यान रखेंगे। मैंने शुरू में भी कहा था कि जितने भी मटेरियल आपके इस ब्रह्मांड में है वो तीन ही नेचर का, तीन ही प्रकृति का होता है। या तो वो एसिड हो सकता है, या तो वो बेस हो सकता है, या तो वो सॉल्ट हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? तो अब देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो मैंने यहां लिखा है एसिड, पहला नेचर एसिड है, मान लीजिए ऐसा सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस का हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं जो आपका क्या है, एसिड है। बातें समझ में आ रही है ना? चलिए अब देखिए, एसिड का अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर हम लोग निकालेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड ले लेंगे और उसकी बेसिसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब एक नया टर्म यहां बेटा आ गया आपके लिए, बेसिसिटी। बेसिसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे। अब है कि भाई ये बेसिसिटी सर क्या होता है, तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बराबर होता है नंबर ऑफ OH बॉन्ड प्रेजेंट इन एन एसिड, नंबर ऑफ OH बॉन्ड प्रेजेंट इन एन एसिड। और इसी को उस एसिड का हम लोग VF कहते हैं। ये VF का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है? क्योंकि बेटा इसमें समझाने वाली बात जो है, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड तो आप निकाल ही लेंगे, जैसे H2SO4 एसिड है, उसका अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला दे दिया है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप H2SO4 जान रहे हैं, उसकी हेल्प से आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट को निकालना है तो सबसे मुश्किल काम होता है उसकी बेसिसिटी को निकालना। ये बेसिसिटी पहले समझेंगे तब आप आराम से उसको निकाल लेंगे। ये बातें कैसे समझना है, कैसे निकालना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये जो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड है, ये होता है नंबर ऑफ OH बॉन्ड प्रेजेंट इन एन एसिड। किसी भी एसिड में जितना OH बॉन्ड उसके सेंट्रल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, समझ में आ रही बात है? जितना OH बॉन्ड किसी भी एसिड का उसके सेंट्रल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा, वही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाएगा। उसी को दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं? VF, वैलेंसी फैक्टर। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? अब चलिए इसको पहले थोड़ा सा देख लें। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां बच्चों दिया है, तब हम लोग चलेंगे बेस के बारे में। ध्यान से देखिए, मैंने यहां क्या किया है, कुछ एसिड आपको लिया और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा। अब देखिए 11th वाली जो केमिकल बॉन्डिंग है, जहां हम लोग पढ़े थे VSEPR थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर एसिड, जैसे पहला एसिड मैंने क्या बताया आपको, H2SO4। ये ध्यान से देखेंगे, H2SO4। अब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है आपका सल्फर। ये सल्फर है ना, ये सेंट्रल एलिमेंट है। इसके साथ 4 ऑक्सीजन का जुड़ाव देखिए कैसे रहता है, देख रहे हैं? सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और उसी ऑक्सीजन के साथ 2 अलग अलग, प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ जो यहां पर 2 है ना, ये वाला सिंगल बॉन्डेड, उसके साथ आपको 2 हाइड्रोजन अलग अलग रहता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक OH बॉन्ड यहां है और एक OH बॉन्ड यहां है। मैंने पीछे डिफिनेशन में बताया था कि किसी भी एसिड में जितना OH बॉन्ड होगा वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। यहां इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 OH बॉन्ड है तो बेसिसिटी आपकी 2 हो गई। ठीक है?
समझना है इस बात को। अब देखिए दूसरा एक और एसिड है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छिपी हुई है यहां पर, वो भी आपको समझाएंगे, बताएंगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है। H2SO3, H2SO3 में भी जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या है? सल्फर है। H2SO3 में सेंट्रल एलिमेंट क्या है आपका? इसमें सेंट्रल एलिमेंट आपका सल्फर है। तो सल्फर को रखिए बीच में। इसमें भी दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हुआ, और उस एक ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्डेड है उसके साथ एक OH बॉन्ड है, तो दूसरा हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके साथ सेंट्रल एलिमेंट के साथ लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें मात्र और मात्र एक ही OH बॉन्ड है, मतलब इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है? तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी एसिड का अगर फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो उसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी क्या होती है और क्या नहीं होती है। एक्चुअल में ये दिया जाएगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है। उसी के आधार पर एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है सो स्ट्रक्चर बना लेंगे और उस स्ट्रक्चर में देख लेंगे कि भाई कितने OH बॉन्ड है, मतलब एसिड में कितना हाइड्रोजन है। ये देख करके आप कभी मत कहना कि उसकी बेसिसिटी हाइड्रोजन की संख्या के बराबर हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे देखिए H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, लेकिन इसका हुआ बेसिसिटी 2, H2SO3 का नहीं ना हुआ। तो हाइड्रोजन की संख्या देख करके आप बता सकते हैं? नहीं। क्या देखना पड़ेगा? उसमें कितना OH बॉन्ड उपस्थित है, प्रेजेंट है, वो देखना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? अब उसी तरह से नेक्स्ट जो एसिड है, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लीजिए, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की तरफ पढ़े थे। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 होता है। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? वह एलिमेंट जो बीच में हो। यहां देखिए फॉस्फोरस इसके बीच में है ना, ये फॉस्फोरस बीच में है कि नहीं है? तो इसको बीच में रखते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, और प्रत्येक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें 3 OH बॉन्ड है, एक यहां है, एक यहां हो गया और एक आपका यहां हो गया। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 3 हो गई। बातें समझ में आ गई? अब दूसरा उसी तरह से है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये फॉस्फोरस एसिड है। समझिएगा इस बात को, ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, बचा कितना? एक ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया, बचा कितना? 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन को मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया, सिंगल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ 2 OH है, एक OH यहां हो गया, एक OH यहां हो गया, और एक हाइड्रोजन को इस तरह से अरेंजमेंट कर दिए हैं। ये स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े भी हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां देखिए कितना OH बॉन्ड है? मात्र 2 है। तो बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी एसिड में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस पर कभी नहीं जाना है बेसिसिटी निकालने के लिए। किस पर जाना है? कि उस एसिड में कितना OH बॉन्ड है। ये कितना OH बॉन्ड जो है वो कैसे पता चलेगा आपको? बगैर उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको वो चीज पता नहीं चलेगा। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों। तो बेसिसिटी सब समझ में आ गई। इसी बेसिसिटी को जो मैंने बताया शॉर्ट टर्म में वैलेंसी फैक्टर कहा जाएगा। एसिड के लिए बेसिसिटी देखते हैं। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो समझ में आ गई बात है, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा आप देखिए बेस के लिए, तो जिस तरह से एसिड के इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए मैंने उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को उसके बेसिसिटी से डिवाइड किया था, तो बेस के लिए क्या करेंगे? जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो बेस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। अब ये नया शब्द यहां एसिडिटी आ गया। तो भाई ये एसिडिटी क्या होता है इसके बारे में देखिए, मैंने यहां लिखा है ये एसिडिटी क्या होता है। ध्यान से देखेंगे ये एसिडिटी क्या है, इसके बारे में मैंने यहां बताया। एसिडिटी ऑफ ए बेस बराबर नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय ए बेस। मतलब किसी भी बेस के एक्वस सॉल्यूशन को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो उस समय में वो जितना OH माइनस आयन आपको दे रहा है वही उसकी एसिडिटी कहलाएगी। किसके लिए? बेस के लिए। और एसिडिटी को यहां पर बेस में जो एसिडिटी होता है वो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर का काम करेगा। क्लियर है?
बार बार बेसिसिटी एसिडिटी लिखना अच्छा नहीं, उसके बदले में हमने क्या इस्तेमाल किया, वैलेंसी फैक्टर का। तो अब बताते हैं कि भाई इसके बारे में सर कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है कि जो बेस है उसके लिए जो एसिडिटी निकालते हैं, तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ये। जैसे ये बेटा कुछ बेस का एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक्वस NaOH। एक्वस NaOH अपने आप ब्रेक करेगा Na+ में OH- में, तो कितना OH- आयन दिया, एक ठो, यहां चलेगा काम। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक किया तो 2 OH- आयन दिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक किया तो 3 OH- आयन दिया। एक्वस NaOH से एक OH निकला, मतलब इसकी एसिडिटी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, किसी भी बेस में जितना OH रहेगा वही उसकी एसिडिटी हो जाएगी। यहां स्ट्रक्चर का झंझट ही नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? इसी को हम लोग क्या कह देंगे, उसका वैलेंसी फैक्टर कह देंगे। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है क्या रवि कुमार? है, मजा आ रहा है ना? हाँ जी, काजल बजा गया, वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। आपको रवि कुमार, अरे तू लोग गजब समझ रहा है यार, ये तो मस्ती आ रहा है तुम लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब देखिए, तो आपको 2 चीजें यहां पर प्राप्त हो गई भाई। क्या प्राप्त हो गई? अगर हम बेस के लिए निकालेंगे तो हमको एसिडिटी चाहिए, एसिडिटी हमको समझ में आ गया भाई, एसिडिटी कैसे निकाला जाएगा। एसिडिटी को ही बेस का वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। किसी भी बेस की एसिडिटी, उस बेस में कितना OH है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। बेस की क्या हो जाएगी, वो एसिडिटी हो जाएगी। अब आई बारी किसकी बाबू, सॉल्ट की। अगर सॉल्ट का हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सॉल्ट का तो केमिकल फॉर्मूला लिखा ही जाएगा, दिया ही जाएगा। आपको नहीं दिया जाएगा तो कम से कम नाम देगा, तो आप केमिकल फॉर्मूला खुद से लिख लोगे। जैसे मैंने कहा कैल्शियम क्लोराइड, दिमाग में चला गया। मैंने कहा एल्युमिनियम सल्फेट, दिमाग में चला गया, फॉर्मूला क्या हो गया, चला गया ना। तो उसका जब ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन से डिवाइड कर देना है। तो काहे एनायन के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग, कैटायन का टोटल चार्ज निकाल लेंगे। तो ये जो टोटल चार्ज ऑन कैटायन होगा बेटा, वही सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। अब इसको भी समझ लेते हैं भैया कि सर कैसे टोटल चार्ज ऑन कैटायन निकाला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान देने वाली बात है। उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, क्या हो सकता है वो। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, ये कैल्शियम क्लोराइड को देखना बहुत आसान है, बट वो ध्यान देंगे कि इसको कैसे पकड़ा जाए, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझना है इस बात को। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम डिसोसिएशन बाद में करते, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, तब डिसोसिएशन करके आपको बताएंगे, थोड़ा समझना है इसको। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, यहां वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, समझना है बच्चों। कैल्शियम क्लोराइड है तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका कैल्शियम है ये कैटायन है, और ये जो क्लोरीन है ये आपका एनायन है। कैल्शियम क्या है, कैटायन है, और क्लोरीन जो है आपका वो आपके लिए एनायन का काम कर रहा है। बातें समझ में आ रही है? और इतना तो 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कैल्शियम कैटायन है उसकी वैलेंसी क्या होगी, सबको पता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चलिए वैलेंसी नहीं पता है, कम से कम इतना तो पता है ना भाई, कैटायन है तो कैल्शियम को टूटेगा ये कैल्शियम में, तो Ca कर दीजिए, कैटायन है तो प्लस साइन दे दीजिए। और दूसरा किस में टूटेगा, दूसरा टूटेगा आपको Cl में, एनायन है तो माइनस साइन दे दीजिए। बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब बात आती है वैलेंसी की, कि भाई कैल्शियम का वैलेंसी कितना, 2 होता है, तो प्लस के आगे में 2 लगा दीजिए, 2+ हो जाएगा। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 आती है, तो यहां 1 लगाइए या नहीं लगाइए, एक तो नेगेटिव चार्ज तो दिखाई दे ही रहा है। अब आई बैलेंस करने की बात, इसके आगे 2 लगा दीजिए। अब देखिए तो इसके कैटायन पर कितना चार्ज हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड में, 2, तो इसकी जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। दूसरा ध्यान से देखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट की बारी कर। और एक और ट्रिक बता दे बेटा, ये मॉलिक्यूल स्टोइचियोमेट्रिक है या नहीं है उसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे कि कैटायन का जो टोटल चार्ज है और एनायन का जो टोटल चार्ज है देखिए सेम है। कैटायन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पर भी, जो एनायन है एक Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज है, यहां 2 Cl है, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिकली देखिएगा तो दोनों पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। चेक करने का यह तरीका होता है कि किसी भी सॉल्ट में जितना टोटल कैटायन पर चार्ज होगा उतना ही एनायन पर भी चार्ज होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है और वो स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्म में कभी नहीं रहेगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, ये तो सीधा सीधी था तो चलिए कोई बात नहीं है। तो कैटायन पर 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बेटा कैल्शियम क्लोराइड के लिए वैलेंसी फैक्टर हम 2 ले लिए। अब जो बात आ रही है वो है एल्युमिनियम सल्फेट की बात, ध्यान से समझेंगे। अब इस एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ने की बारी, मैं इस एल्युमिनियम सल्फेट को देखिए मैंने तोड़ा, ध्यान से समझिएगा कैसे तोड़ा, क्या किया वो अभी बताता हूं आपको, ध्यान से समझना है इसको, समझना है इसको। जैसे
ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है। अब इस एल्युमिनियम सल्फेट को जब तोड़ेंगे तो इसमें जो आगे है एल्युमिनियम ये आपका कैटायन है, और पीछे जो सल्फेट है ये आपका एनायन है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एल्युमिनियम को जब हम तोड़ रहे हैं तो यहां हो जाएगा Al, एक प्लस चार्ज दे दीजिए, क्योंकि कैटायन है तो प्लस देंगे, बाद में हम वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, सल्फेट, जो कि एनायन का काम करेगा, तो SO4 कर दीजिए और यहां पर ले लीजिए पीछे माइनस। क्लियर है? अब ध्यान देना है कि भाई एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, पता है सबको ना? एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो मतलब इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आगे 3 लगा दीजिए, 3 प्लस हो गया। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, एक नेगेटिव है तो आगे में 2 कर दीजिए, 2 नेगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी संख्या को बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा इसमें देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम है, यहां देखिए ध्यान से, इसके आगे 2 लगा दीजिए। और सल्फेट में जो है, एल्युमिनियम सल्फेट में जो सल्फेट की संख्या वो 3 है, तो इसके आगे 3 लगा दीजिए। थोड़ा गौर से देखिए, तो अभी अगर देखा जाए इस पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पर, तो एक एल्युमिनियम पर है +3, तो एल्युमिनियम की संख्या कितना? 2 है ना, तो 2 × +3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। उसी तरह से एक सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहां सल्फेट की संख्या कितनी है? 3 है ना, तो अगर नेगेटिव चार्ज करेंगे 3 × -2 बराबर कितना होगा? -6। आपको मैंने पीछे भी समझाया था कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टोचियोमेट्री में है, स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड है, तो उसमें कैटायन और एनायन का रेशियो फिक्स होगा, है ना? समझ में? रेशियो 1:1 का होगा, उसके आगे दाएं बाएं कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव का रेशियो करेंगे तो 1:1 आ जाएगा ना। इलेक्ट्रिकली देखिए टोटल न्यूट्रल है कि नहीं है, तो टोटल कैटायन पर कितना चार्ज हुआ? 6 हुआ। तो ये जो 6 संख्या निकाले हैं, ये आपको एल्युमिनियम सल्फेट के लिए क्या काम करेगा? वैलेंसी फैक्टर का काम करेगा। तो आपने क्या देखा कि किसी भी मटेरियल का अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उस मटेरियल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से भाग दे देंगे। अब जो ये वैलेंसी फैक्टर रूपी नेम है वो एसिड के लिए बेसिसिटी कहलाता है, बेस के लिए उसी वैलेंसी फैक्टर को एसिडिटी कह देते हैं, और सॉल्ट के लिए उसी वैलेंसी फैक्टर को हम लोग कह देते हैं टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन। बातें समझ में आ गई? सबको समझ में आ रही है? सबका क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? दैट्स गुड। अब देखिए हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे मेरे बच्चों? आगे चलेंगे कि इसका मतलब हुआ कि सर एक नया फॉर्मूला का इजाद हो गया कि किसी भी मटेरियल का जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा उसके मोलर मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आ गया। दिस इज द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास ही कहलाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास को उस सब्सटेंस के वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो उस सब्सटेंस का आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही है ना? दैट्स गुड। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं अभी आपको। मैंने कहा था कि अभी तक मोलारिटी वहां जो कुछ भी कर रहे थे सब में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि हमको अब देखना होगा कि भाई क्या दोनों में एक रिलेशन होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसीलिए मैंने एक टॉपिक बनाया है आगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन एन एंड NEQ, जहां एन जो है, ये जो एन की बात कर रहे हैं ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स। और जो NEQ की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, NEQ की जो बात कर रहे हैं ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये चीज है। अब इस दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये बहुत मजेदार चीज है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो निकालते थे, मैंने एन को कहा नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी मटेरियल के लिए क्या करते थे? उसके गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते थे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो किसी भी मटेरियल के गिवन मास को किससे डिवाइड करते हैं? मोलर मास से। नहीं 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 नहीं, उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो गिवन मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और मैंने ऊपर में बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मोलर मास बटा वैलेंसी फैक्टर। बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, ध्यान देना है।
ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम आसानी से बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, मोल्ड मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट वेट के जगह पर लिख दिया मोल्ड मास बाय वैलेंसी फैक्टर। देखिए ध्यान से, यहां मोल्ड मास बाय क्या लिख दिया, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? अब इस वैलेंसी फैक्टर को ऊपर लेके चले जाइए, तो नीचे क्या बच गया, गिवन मास बाय मोल्ड मास। और गिवन मास बाय मोल्ड मास को देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल। गिवन मास बाय मोल्ड मास को क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल। तो अब क्या हुआ कि यहां पर गिवन मास बाय मोल्ड मास को आप क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ मोल। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां देखिए मैंने लिख दिया है ये ही शब्द को, ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको मैंने यहां लिखा है इक्वल टू गिवन मास बाय मोल्ड मास को नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि ज्यादा काम नहीं करने का, इतना ज्यादा फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करने का। किसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए। मोल का कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त है, तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लें, साथ साथ उस मटेरियल का आपको वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए, तो जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NEQ अगर निकालना हो, मोल हमको निकालने के लिए आता ही है, उसमें उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे क्या करना है। अब इसीलिए मैंने बताया देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको आ गया। तो जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आ गया, तो अब हम चलेंगे नॉर्मलिटी की फॉर्मूला पर। तो नॉर्मलिटी की दो तरह की फॉर्मूला होगी। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ml में हो, याद कीजिए मोलारिटी को उसी के बेसिस पर निकालेंगे, कोई नया काम नहीं कर रहा है। बस फर्क क्या बताया आपको कि मोलारिटी में सॉल्यूट का हम लोग नंबर ऑफ मोल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मलिटी में हम लोग सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला में जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला अगर कोई बच्चे नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेंगे। मोलारिटी इक्वल टू मैंने लिखा था, मोलारिटी इक्वल टू यहां लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या था 1000 किया था। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इनटू 1000 किया था। वही काम यहां करना है। नॉर्मलिटी जो होगा, तो ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं ना, इसके जगह पर क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 कर देंगे। बातें समझ में आ गई? यहां तो सिर्फ एक ही समस्याएं उत्पन्न हुई थी कि मोल की जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया, और आप सीख लिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे। बातें समझ में आ रही है प्रीशा? कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाँ सौरभ जी, कोई दिक्कत है? नहीं है, दैट्स गुड। समझ में आ रही है ना? अरे आप लोगों को समझ में आ गई, वेरी गुड। हमारे सारे ऑनलाइन वाले बच्चे को भी समझ में आ रही है, थैंक यू सो मच। अब देखिए क्या करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अगर यही चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में होता है, ध्यान देना है, अगर आपका यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लीटर में होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका लीटर में होता है, तो मोलारिटी बराबर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर एल कर देते हैं ना, एल कर देते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर नॉर्मलिटी का इस्तेमाल करेंगे जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो, लीटर में हो, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मोल की जगह पर क्या लिख देना है, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर मोल की जगह पर लिख देना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस इतना कर देना है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको आ ही गया। अगर नहीं निकल रहा है तो मात्र मैंने बताया बहुत आसान तरीका, नंबर ऑफ मोल कितना बार निकाल चुके हैं आप लोग, सिर्फ मटेरियल का वैलेंसी फैक्टर आपको आना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मोल में वैलेंसी फैक्टर से, तो उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकल जाएगा। मतलब नॉर्मलिटी निकालने के लिए लेफ्ट राइट दाएं बाएं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मोलारिटी निकाल लेंगे और उसके हेल्प से उसके वैलेंसी फैक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग नॉर्मलिटी भी निकालेंगे, वो आगे बताएंगे अभी आपको। बातें समझ में आ गई? क्लियर है सबका? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो लिखा है, नॉर्मलिटी को हम लोग सिंबलाइज करते हैं एन से, तो एन बराबर मैंने लिखा है, देखिए यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000,
और इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे n से ही। जो भी वैल्यू आएगा उसके लास्ट में लिख देना है। जैसे 10 आया तो 10n, 2 आया वैल्यू तो 2n, 3 आया वैल्यू तो 3n, ऐसे करके लिख देंगे। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? चलिए इसको हटा देते हैं, तो आपको समझाने के लिए थी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको हटाइए, किसा गंदा भी लग रहा है देखने में, हालांकि बताना जरूरी था उसके बारे में। अब यहां पर नॉर्मलिटी को दूसरे तरीका से भी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या करेंगे, वॉल्यूम। ये कब करेंगे? जब आपका वॉल्यूम लीटर में हो। क्लियर है? तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेस्ड इन NEQ को पढ़ेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पर लीटर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? पर लीटर कर देंगे। बातें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना है? बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दैट्स गुड। तो आपने क्या सीखा कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला दो तरह का होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलीलीटर में रहे तो नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 करेंगे। यदि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे। इसके हेल्प से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको जबरदस्त चीज बताया है कि आप क्या करना। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में मैंने बता दिया कि भाई नॉर्मलिटी के हमारे दो फॉर्मूलाज हैं यहां पर। एक, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका मिलीलीटर में रहेगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे n से। मान लीजिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किए और वैल्यू आ गया आपका 2 तो 2n लगा देंगे, वैल्यू आपका 3 तो 3n लगा देंगे। बातें समझ में आ गई? और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया रहता है तो मैंने कहा आपको, क्या कहा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इन लीटर, तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है? अब देखिए ये बहुत ही मजेदार चीज, तो आप लोग ये देखिएगा कि ये जो मैंने आगे इसके बारे में बताना है। अब ये जो नॉर्मलिटी की फॉर्मूला आपको मैंने बताई, इसका आप इस्तेमाल करो नॉर्मलिटी निकालने के लिए, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलरिटी पर आपने जबरदस्त काम किया है। किस पर काम किया है? मोलरिटी पर। सबको मोलरिटी निकालने के लिए आता है कि नहीं आता है? हाँ, रवि कुमार आता है ना? हाँ, अंजनी आता है ना बेटा? अरे क्या बात है। जब ये सब आता ही है तो फिर तो नॉर्मलिटी आपके लेफ्ट हैंड का काम होगा और आप उसे आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान देंगे। अब देखिए क्या करना है। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इसकी रिलेशन की बात करेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला बेटा हम लोग क्या जानते थे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये n जो है ना, यहां जो n लिखा हुआ है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय जो है, ध्यान से देखेंगे इसको, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। क्लियर है? यहां पर इंटू 1000। अब इस नॉर्मल n को, नंबर ऑफ जो मोल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पीछे मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मतलब इस नंबर ऑफ मोल की जगह पर मैंने ये लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। बातें समझ में आ रही बेटा? बातें समझ में आ रही है? दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स गुड। अब देखिए उसको मैंने लिख भी दिया यहां पर, सिंस n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसके जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ऊपर लिखेंगे। ध्यान से देखना है। बट अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 है, इसी को ना हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ते हैं बेटा। तो नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, दैट मींस आपका जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकला वो क्या निकला, मोलरिटी इक्वल टू, यहां देखिएगा ध्यान से, मोलरिटी इक्वल टू निकला नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो देयरफॉर अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसी के बारे में देखिए मैं आगे आपको बता रहा हूं। दैट मींस कि आपका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकला यहां पर कि भाई मेरा जो नॉर्मलिटी होगा, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, जो मैंने पीछे भी लिखा है अभी जस्ट वहां पर राइट साइड में, यहां देखिएगा आप लोग, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू
वैलेंसी फैक्टर भी आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए। और बच्चों आपने मोलरिटी पर बहुत ज्यादा काम किया है, मतलब आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए अब इस फॉर्मूले की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने मोलरिटी पर बहुत अच्छा काम किया है, आराम से नॉर्मलिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आपको नॉर्मलिटी निकलते जाएंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दो क्वेश्चन छोटा छोटा सा आसानी सा, कैसे समझेंगे देखिए भैया। मैंने कहा फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 10M H2SO4 सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? 10M H2SO4 सॉल्यूशन। बच्चों पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर जो बच्चे अभी सब्सक्राइब किए रिसेंटली 2 या 3 दिन के अंदर, उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना भी लास्ट का मेरा वीडियोज है कंसंट्रेशन संबंधित सबको एक बार जरूर देख लेंगे, अच्छे से उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू से ही मैंने बताया आपको कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूट के नाम पर रखा जाता है। इस सॉल्यूशन का नाम है H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो H2SO4 है बेटा, ये सॉल्यूट का काम किया। किसका काम किया? सॉल्यूट का। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना पीछे निकाला था मैंने? 2। यहां पर जो 10M लिखा हुआ है, ये 10M मींस क्या होता है? मोलरिटी। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए, सिंस मोलरिटी 10M दिया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, नॉर्मलिटी निकालना है, तो इतना करने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा मैं भी लेंदी कर दिया हूं। डायरेक्टली लिखेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये कर लेंगे बेटा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ये लिख दीजिएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये काम कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो ये कितना है बेटा बताओ? ये 10 है और वैलेंसी फैक्टर 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 20। अब मैंने कहा था जब नॉर्मलिटी की संख्या निकल जाए तो कैसे पता चलेगा कि 20 से कुछ पता चलने वाला है क्या? उसके पीछे L लगा दीजिए, तो ये हो गया नॉर्मलिटी। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस पर हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने आपको क्या बताया, अगर नॉर्मलिटी पूछे तो क्या करना है? मोलरिटी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मोलरिटी पर अच्छा प्रैक्टिस है। एक लाइन में मोलरिटी निकाल लीजिए, वही काम मैंने किया। यहां पर क्या दिया हुआ भैया, यहां जो ये सॉल्यूशन तैयार कर रहा है, किसका सॉल्यूशन तैयार कर रहा है? NaOH का। तो NaOH क्या हो गया उसमें? सॉल्यूट। कितना मास दिया हुआ है? 10 ग्राम। 10 ग्राम दिया हुआ है, और NaOH का मोलर मास कितना होता है? 40। अब कहिए सर ये आप क्या गिवन मास मोलर मास कर रहे हैं? अरे भैया मेरे को निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल। फिर एक कंफ्यूजन होगा कि सर यहां नॉर्मलिटी चाहिए, तो फिर मोलरिटी कहां से आ गया? अरे मेरे भाई, मोलरिटी को निकालने के लिए आता है ना, तो पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका नॉर्मलिटी निकल जाएगा। है कि नहीं? है किसी निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो यहां पर करेंगे, जैसे कि 10 ग्राम ऑफ NaOH हुआ, तो NaOH का नंबर ऑफ मोल निकालना है बेटा। तो गिवन मास 10 ग्राम, इसका मोलर मास कितना आता है? 40 ग्राम। कई बार आप लोग निकाले हैं, काट देंगे इसको तो 1/4 मोल निकल गया। अब मोलरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल 1/4 इंटू 1000, और ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 500 ml। उसे डिवाइड कर दीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। 1/4 है इंटू 1000 है, डिवाइडेड 500 है, 500 को काट दिए, 1000 को काट दिए, यहां पर 2 हो गया। क्लियर है? और ये 2 जा 4 होता है, तो यहां 2 हो गया, बचा कितना? 1/2। कितना बच गया? 1/2। तो 1/2 M ये मोलरिटी निकल गया। अब नॉर्मलिटी का यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है भैया मेरे मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका इस्तेमाल किया। तो भैया NaOH है, NaOH क्या है? बेस है। तो बेस में वैलेंसी फैक्टर कौन काम करता है? एसिडिटी। NaOH में कितना OH? एक OH, मतलब इसका जो वैलेंसी फैक्टर निकल गया NaOH के लिए। NaOH के लिए जो वैलेंसी फैक्टर है, NaOH के लिए क्या भैया? ये वैलेंसी फैक्टर ये हो जाएगा आपका 1। मोलरिटी निकल गया 1/2, तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब नहीं पता चल रहा है क्या? 1/2 तो आ गया। अब भाई 1/2 संख्या से तो नहीं पता चल रहा है क्या है नहीं है, इसके पीछे में एक्सप्रेस कर दी इसको n से, तो पता चल गया कि भाई नॉर्मलिटी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको नॉर्मलिटी वगैरह निकालना हो तो उसके लिए ज्यादा लेफ्ट राइट दाएं बाएं वैलेंसी फैक्टर दिमाग में खाली रखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की कोई बात नहीं है, उसको छोड़ देंगे। मोलरिटी निकालने के लिए आता है, मोलरिटी निकाल लीजिए। एक चीज जरूर निकालने के लाना चाहिए, वो है वैलेंसी फैक्टर। वो आ गया तो मेरा नॉर्मलिटी निकल जाएगा। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब जो है ये 2 टॉपिक आगे की है, पीपीएम और ये
इसकी चर्चा हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखेंगे। जितना जबरदस्त ढंग से आप उसको देखेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफलाइन के बच्चे बैठे हुए हैं ये भी देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।